हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। जेई मेंस सेलेक्टिव प्रॉब्लम सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कुछ और नई प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। तो चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम है, लेट मी रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। How many acids among the following have basicity equal to 2? So the acids are given and we have to find out that how many of these acids have basicity 2. तो ये बहुत ही आसान सवाल है, बट मैं यहाँ में इन एसिड्स के स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम पहली एसिड की बात करें जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड OH ऑन द राइट हैंड साइड। ये स्ट्रक्चर है इसका। ये दो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, दे विल dissociate to give H plus ion, so the basicity of sulfuric acid is 2. दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की भी बेसिसिटी 2 है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना चाहें तो ये इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेसिएबल हैं, सो द बेसिसिटी ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 2। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और तीनों हाइड्रोजन एटम जो है ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड हैं। ये तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेसिएबल हैं, सो फॉर फॉस्फोरिक एसिड द बेसिसिटी इज इक्वल टू 3। बोरिक एसिड की बात करें, बोरिक एसिड जो है ये लुईस एसिड है। इट इज नॉट अ ब्रॉन्स्टेंट एसिड, दिस इज अ लुईस एसिड, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इन ऑर्डर टू make 8 electrons in the outermost shell it will accept a lone pair of electron, तो ये एक OH माइनस एक्सेप्ट करेगी। द बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड इज इक्वल टू 1। दिस इज फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी जो है वो 2 है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एटम जो है फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच है, एंड देयर इज 2 OH ग्रुप अटैच टू दिस फॉस्फोरस एटम। तो केवल दो ही हाइड्रोजन एटम है जो रिप्लेसिएबल है। बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो एसिड है इट कैन एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्रोमिक एसिड H2CrO4, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी भी बेसिसिटी 2 है। इफ यू ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ये क्रोमिक एसिड का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसकी बेसिसिटी भी 2 है। डिस्कसिंग कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड हैज आल्सो द बेसिसिटी ऑफ 2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए कार्बोनिक एसिड का। so again two hydrogen atoms are attached to oxygen atom which are replaceable, so basicity of carbonic acid is 2। सल्फ्यूरस एसिड, इसकी बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी बेसिसिटी भी 2 होगी। इफ वी ट्राई टू ड्रॉ सल्फ्यूरस एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर है, दो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से अटैच हैं जो कि रिप्लेसिएबल हैं। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसकी बेसिसिटी 1 है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो केवल एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम से अटैच है, बाकी दो हाइड्रोजन एटम फॉस्फोरस एटम से अटैच्ड हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन सही है, बेसिसिटी 2। दूसरा ऑप्शन basicity 2, this is wrong, this is wrong, right here the third option basicity 2, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीन एसिड्स ऐसी हैं जिसकी बेसिसिटी 2 नहीं है। तो अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका जो आंसर होना चाहिए, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 6। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम को पहले हम रीड आउट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये थर्मोडायनेमिक्स की बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द प्रॉब्लम। 5 moles of an ideal gas is expanded from 10 liter 300 Kelvin to 20 liter 300 Kelvin against a constant external pressure of 1 bar. The only incorrect value of physical quantity for which the change in state of the system is। तो इसमें अगर हम देखें इस प्रॉब्लम में तो टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल सेम है एंड एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। इफ P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट
इसका मतलब हो गया कि ये जो प्रोसेस होना चाहिए वो irreversible प्रोसेस होना चाहिए. इन केस ऑफ irreversible प्रोसेस द एक्सटर्नल प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. बाकी कुछ मेंशन नहीं है. इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर इसमें सेम है, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ये जो प्रोसेस होना चाहिए वो आइसोथर्मल irreversible प्रोसेस है. So if an ideal gas is participating in isothermal irreversible process, now we have to find out which is incorrect. तो incorrect find out करने के लिए सबसे पहले तो आइडियल गैस किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, the small change in internal energy is always written as NCV dt. अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर प्रोसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस का चेंज नहीं हो रहा, मतलब द वैल्यू ऑफ सीवी इज कांस्टेंट, देन इफ वी इंटीग्रेट एन एंड सीवी विल कम आउटसाइड. सो देन वी कैन राइट दैट डेल्टा यू ऑफ द प्रोसेस इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी. देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर. आइडियल गैस इज पार्टिसिपेटिंग इन एनी प्रोसेस, राइट. आइडियल गैस किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस इज नॉट गोइंग टू चेंज, मींस सीवी इज कांस्टेंट, देन वी कैन से दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पार्टिसिपेटिंग इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी. And from there we can say that if temperature is constant, delta T will be 0, or initial or final temperature is same, delta T will be 0, and we can say that the internal energy change will be equal to 0. Same way हम इंथैल्पी के लिए कह सकते हैं DH is equal to NCP dt. ये स्मॉल चेंज के लिए है. अगर पूरे प्रोसेस में Cp की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नॉट गोइंग टू चेंज, then if we integrate we can write that delta H is equal to NCP delta T. So ideal gas participating in any process, किसी भी process में participate करे, delta H is equal to NCP delta T. Again, if delta T is equal to 0, from there we can say that delta H is equal to 0. Ideal gas participating in any process we should write provided the process will be reversible. प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, तो हम लिखते हैं ds इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, राइट. यहां पे ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है. वी नो दैट फॉर एन आइडियल गैस पार्टिसिपेटिंग in isothermal reversible process or irreversible process, if the initial and final state is same, the entropy change will be same because entropy is a state variable. तो ये process तो irreversible है, but जब हम आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, आइडियल गैस पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, फ्रॉम रिवर्सिबिलिटी वी कैन डिराइव द फॉर्मूला दैट ds is equal to NCV ln T2 upon T1 plus NR ln V2 upon V1. ये जो फॉर्मूला है that is derived for an ideal gas participating in a reversible process, but entropy is a state variable. तो अगर process irreversible भी है और if we know the initial and final state of the system, we can put the value because entropy is a state variable. तो यहाँ अगर हम बात करते हैं isothermal है, then this will be 0. बट हियर क्योंकि गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो इंट्रोपी का चेंज जो होगा गैस के लिए दैट इज इक्वल टू NR ln V2 upon V1. So entropy is going to increase. Number of moles of the gas is 5. R को हम R के फॉर्म में ही रहने देते हैं. And this is ln V2 upon V1, that is ln 2. ये वैल्यू पॉजिटिव होगी. Entropy change of the gas is going to be positive. इसमें और भी पॉइंट्स हैं. अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रोसेस irreversible है तो what is the entropy change of the universe, means entropy change total system plus surrounding, that should be positive. ये वैल्यू पॉजिटिव होगी. व्हाट इज द इंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग, इसमें जो सराउंडिंग की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. जब भी हमें सराउंडिंग का इंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना पड़ता है, सराउंडिंग बहुत बड़ा है तो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑल द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल. आइदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दैट इज क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. सराउंडिंग का टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा बिकॉज almost anything except the system in the universe is surrounding, so average value temperature will remain constant for the surrounding.
तो हम लिख सकते हैं कि सराउंडिंग के लिए डेल्टा सराउंडिंग इज क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। क्यू सराउंडिंग इज माइनस टाइम्स ऑफ क्यू ऑफ द सिस्टम। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, राइट, सो डेल्टा यू इज जीरो, क्यू इज माइनस टाइम्स ऑफ डब्ल्यू। एक्सपेंशन में डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो heat is given to the system, q of the system is positive. If q of the system is positive, it means that q of the surrounding is negative. If q surrounding is negative, entropy change of the surrounding will be negative. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यूनिवर्स की इंट्रॉपी बढ़ेगी, सिस्टम की इंट्रॉपी बढ़ेगी, सराउंडिंग की इंट्रॉपी कम होगी. इट मींस दैट द इंक्रीज इन द इंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन द इंट्रॉपी ऑफ द सराउंडिंग. तो इसमें अगर हम देखें तो बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, राइट. So this is about question number 2. Let us discuss question number 3. थर्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, E नॉट ऑफ द सेल, they are discussing about E naught. I think they want to ask that what is EMF of the cell. It should not be E naught of the cell. यहाँ पे ये जो है वो E नॉट नहीं होना चाहिए. दे आर आस्किंग अबाउट EMF ऑफ द सेल. सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस है और फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन है. लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. इसी तरह से राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. मींस ये जो गैल्वेनिक सेल बन रहा है, दिस इज अ कंसंट्रेशन सेल, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर सेम इलेक्ट्रोड्स. द डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यूज आर गिवन एंड दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल. इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, क्योंकि अगर हम ई नॉट सेल की बात करें तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो 0 होगी बिकॉज इट इज अ कंसंट्रेशन सेल. अगर ई नॉट पूछा होता तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता. सो डेफिनेटली दे आर नॉट आस्किंग अबाउट ई नॉट सेल, दे आर आस्किंग अबाउट ईएमएफ ऑफ द सेल. तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले हमें एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसको लिखते हैं. व्हाट इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. So I can write oxidation reaction 2 times of hydrogen in gaseous state will form 2 times of H plus ion in aqueous state plus 2 electron. इसी तरह से कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही होगी 2 times of H plus in aqueous state will accept 2 electron to form hydrogen in gaseous state. Overall अगर हम रिएक्शन लिखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन on the left hand side and hydrogen on the right hand side, that will cancel out only if their pressure is going to be same. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ओवरऑल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. रिएक्शन कोशेंट की अगर हम बात करें, so the concentration of H plus ion at anode whole square upon concentration of H plus ion at cathode whole square, pressure of hydrogen gas at cathode upon pressure of hydrogen gas at anode, राइट. ये रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू है. अगर आप गैल्वेनिक सेल को ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर नहीं दे रखा है. अगर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दोनों हाफ सेल्स में नहीं दे रखा होता है तो ये IUPAC कन्वेंशन है कि उसको हम यूनिटी मान लेते हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट if we try to simplify, reaction quotient will be H plus ion concentration at anode upon H plus ion concentration at cathode whole square. अब अगर हम EMF of the cell की बात करें, EMF of the cell is equal to E naught of the cell minus 2.303 RT upon NF. N की वैल्यू 2 है यहाँ पे, इंटू फैराडे कांस्टेंट लॉग रिएक्शन कोशिएंट. रिएक्शन कोशिएंट में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट एनोड होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट कैथोड होल स्क्वायर. ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. ये वैल्यू दे रखी है 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.06 है. ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होगी. सो फ्रॉम हियर इफ वी राइट EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.06 log concentration of H plus at anode. So minus log concentration of H plus at anode को हम pH at anode लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे H plus ion at cathode है, इसको और सिंप्लीफाई करें, we can write that this is 0.06 pH at anode माइनस pH at cathode. तो एनोड पे जो सॉल्यूशन है वो फॉर्मिक एसिड का है. अगर हम एनोड पे pH की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड,
So degree of dissociation of formic acid HCOOH is equal to K upon C naught. C naught की वैल्यू दे रखी है, that is equal to 1. So this is under root K. K की वैल्यू given है. So if we simplify, we can write that this value is equal to 2.4 into 10 to the power minus 4. इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2.4 into 10 to the power minus 2. सिमिलरली अगर हमें अल्फा पता चल गया है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है वो C नॉट इंटू अल्फा होगा, एंड फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग दैट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज 2.4 into 10 to the power minus 2 कैपिटल M. कैथोड पे एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH is equal to under root K upon C naught. C naught की वैल्यू 1 है. So from here we can write that this value is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5. इसको अगर हम simplify करें, so this value is equal to 0.18 into 10 to the power minus 2. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. Now we can put this value. अगर हम इस वैल्यू को रख देते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे EMF of the cell is equal to माइनस शायद ये प्लस हो गया है यहाँ पे. So we should write here, ये वैल्यू आएगी 0.06 pH at anode. So minus log H plus ion concentration. So this is 2 minus log under root 2.4, and this will be minus 2 plus log under root 0.18. If we simplify this, अगर हम इसको simplify करें, ये 2 और 2 cancel out हो गया. We can write here, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये अंडर रूट है, इसको बाहर लेते हैं तो this is 0.03, और ये वैल्यू होगी log 0.18, right? So log 18 into 10 to the power minus 2 divided by 24 into 10 to the power minus 1. So अगर हम इसको simplify करते हैं, from here I can write that this value is equal to 0.03 log 18 divided by 240. So if we further simplify, ये 3 से divisible है, 3/40. इसको अगर आप simplify करो तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी. This value will come minus 0.0336 volt. So answer for this will be 4. अभी यहाँ पे ये जो हमारा कंसंट्रेशन सेल है, दिस कंसंट्रेशन सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर ये कंसंट्रेशन सेल स्पॉन्टेनियस होता तो EMF ऑफ द सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती. इफ EMF ऑफ द सेल विल बी पॉजिटिव, डेल्टा G ऑफ द सेल विल बी नेगेटिव. If the cell is spontaneous, then the entropy of universe is going to increase. Since delta H of this, because reactant on the left hand side and product on the right hand side will be same, delta H of this concentration cell reaction will be 0, right? So we'll say that there is no change in entropy of the surrounding की entropy change नहीं होगी. इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई concentration cell spontaneous है, मैं इस सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, this is non spontaneous, but अगर कोई concentration cell spontaneous है तो during the working of the cell the entropy of the system is going to increase. There is no change in entropy of the surrounding, and the entropy of the whole universe is going to increase because there is a spontaneous process taking place inside the concentration cell. तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए. A cylinder containing an ideal gas 0.1 mole of 1 decimeter cube is in thermal equilibrium with a large volume of 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol at its freezing point. If the stoppers S1 and S2 as shown in the figure are suddenly withdrawn, the volume of the gas in liters after equilibrium is achieved will be. KF of water is given, the value of R is given, right? ये जो क्वेश्चन है वो मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट? तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या हो रहा है इसमें. हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो इथिलीन ग्लाइकॉल है. सो एंड दिस सॉल्यूशन इज प्रेजेंट एट द फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? सो फर्स्ट विल कैलकुलेट कि हमारा जो सॉल्यूशन दे रखा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी. So molality is given, molality is half, I think.
0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, मोलालिटी हाफ है, और डेल्टा TF इज KF इनटू मोलालिटी, सो फ्रॉम देयर विल गेट दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू 1। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री सेल्सियस मतलब 272 केल्विन होगा, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन दैट कि ये जो आइडियल गैस है इसका टेम्परेचर इस सॉल्यूशन के टेम्परेचर के बराबर है, बिकॉज देयर इज एन थर्मल इक्विलिब्रियम विच इज मेंशन इन द क्वेश्चन। तो इसका मतलब हो गया गैस का टेम्परेचर 272 केल्विन है, एंड दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज द वॉल्यूम। अगर हम इस स्टॉपर्स को रिमूव करेंगे तो ये गैस एक्सपेंड करेगी, और फाइनली ये पिस्टन रुकेगा जब गैस का फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। नथिंग इज मेंशन अबाउट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ले लेते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन नाउ, because we know that delta TF is equal to KF into molality। KF की वैल्यू 2 दे रखी है, मोलालिटी की वैल्यू हाफ है, so delta TF is 1। so from here we can say that the freezing point of the solution in Kelvin is equal to 272 Kelvin, और ये सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वही आइडियल गैस का टेम्परेचर होगा। आइडियल गैस का फाइनल वॉल्यूम निकालना है, वी कैन राइट nRT/P। गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज 0.1 मोल। R की वैल्यू दे रखी है, वी हैव टू यूज R एज 0.08, टेम्परेचर 272, एंड प्रेशर मेंशन नहीं है बट इट इज कॉमन सेंस कि जब ये पिस्टन अपने आप रुकेगा तो गैस के अंदर और बाहर का प्रेशर सेम होगा। बाहर का प्रेशर दे नहीं रखा तो विल टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी कैन राइट दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर। इसको हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, दिस इज 8 इंटू 272 इंटू 10⁻³ इसमें जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन था जिसका आंसर हमें 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेटली लिखना था, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 इंटू 2 विल बी 16, 56 प्लस 1 इज 57, एंड 16 प्लस 5 विल बी 21। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इट इज 10⁻³ सो 2.176 लीटर। 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना था, अगर हम कट ऑफ करके लिखते हैं 2 डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको हटाते हैं तो 2.17 आना चाहिए। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं देन द आंसर विल बी 2.18, राइट। रेंज दे रखी थी, so this will be the solution for this particular question। very good question, right, of mixture of we can say that ideal gas as well as liquid solution। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी इज पैरामैग्नेटिक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी केमिकल स्पीसी पैरामैग्नेटिक है, राइट। पहला जो ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो यू कैन राइट दैट फर्स्ट ऑप्शन एज 3 टाइम्स ऑफ K+, और जो कॉम्प्लेक्स एनायन है CO ऑक्सलेट आयन C2O4 थ्राइस, और इस कॉम्प्लेक्स आयन पे 3 नेगेटिव चार्ज होगा। we know that from here we can write that the oxidation state of cobalt will be +3, और हमें कोबाल्ट के केस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट इज मेंशन इन एनसीईआरटी आल्सो कि अगर लीगेंड फ्लोरीन है तो फ्लोरीन तक जो है वो डेल्टा नॉट की वैल्यू मीन पेयरिंग एनर्जी से कम होगी। फॉर अदर लीगेंड्स इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आफ्टर फ्लोराइड आयन, for all the other ligands we can say delta naught is greater than mean pairing energy। तो अभी कोबाल्ट अगर +3 में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 4s0 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से निकल गए हैं। 3d7 4s2 होता है कोबाल्ट का, अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो 3d6 4s0 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से फाइंड आउट करें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट +3 विल बी 0। तो ये कोबाल्ट +3 डायामैग्नेटिक है, K+ डायामैग्नेटिक है, ऑक्सलेट आयन डायामैग्नेटिक है। सो द होल सब्सटेंस विल बी डायामैग्नेटिक, ये पूरा का पूरा सब्सटेंस जो है वो डायामैग्नेटिक होगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। इन केस ऑफ सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखो तो दिस इज NO+ एंड PF6-, राइट।
NO जो है वो पैरामैग्नेटिक है बिकॉज NO के पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं. NO प्लस इज डायमैग्नेटिक, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज डायमैग्नेटिक. PF6 को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ PF5 प्लस F माइनस, बिकॉज PF5 कैन एक्ट लाइक अ लुईस एसिड. तो ये फ्लोरीन के लोन पेयर जो है अब बैक एंड d ऑर्बिटल्स में फॉस्फोरस एक्सेप्ट करेगा. सो PF6 इज गोइंग टू फॉर्म, PF6 माइनस इज गोइंग टू फॉर्म. ये डायमैग्नेटिक है और ये भी डायमैग्नेटिक है, सो वी कैन से दैट द होल सब्सटेंस विल बी डायमैग्नेटिक. थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, इन केस ऑफ थर्ड ऑप्शन, तो नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन 4 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मींस वी कैन राइट दिस एज NMe4 प्लस एंड O3 माइनस. आपको पता है ओजोन जो है वो डायमैग्नेटिक है, ओजोन इज डायमैग्नेटिक, बट O3 माइनस क्योंकि इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सब्सटेंस डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक हो, बट वी नो दैट ओजोन इज डाया एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक. अब O3 माइनस पे जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स वी कैन 100% से दैट दिस सब्सटेंस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक. ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो इस हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए. 4 ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं. 4 इज H प्लस एंड BF4 माइनस. वी नो दैट BF4 माइनस जो है वो BF3 विच इज डायमैग्नेटिक एंड F माइनस से कंबाइन होके बना, सो दिस होल सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक. तो इन चारों में थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि ओजोन जो है वो डायमैग्नेटिक है एंड और किसी भी केमिकल स्पीसी के पास अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से दैट द सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक. इसी के साथ ये एपिसोड जो है वो ख़त्म हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा. फिर मिलते हैं हम जल्दी से, आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आएंगे जिसमें नई प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. यदि आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें. अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ उसको लाइक करिए, उससे हमें सपोर्ट मिलता है. थैंक यू वेरी मच. फिर मिलते हैं नए वीडियो में. बाय बाय.